नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर की एक विषय एग्रो केमिकल का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इस वीडियो पे 30 लाइक हो जाएगा तो इसके बाद 5 क्वेश्चन और आएगा। और इसके पहले मैंने 5 से 6 क्वेश्चन का वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वह है बीएचसी से आप क्या समझते हैं। बीएचसी के कीटनाशक गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, बीएचसी जो है उससे आप क्या समझते हैं, इसके कीटनाशक गुणों का वर्णन करना है। तो बीएचसी जो होता है इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बीएचसी को बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो बीएचसी से तात्पर्य है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बीएचसी जो नाम है बीएचसी, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है इसको हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? तो यह एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब इसमें क्लोरीन पाया जाता है। इस प्रकार के कार्बन जिसमें क्लोरीन पाया जाता है। ठीक है, तो यह एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है जो एक समय में एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो एक समय में एक ही कीटनाशक के रूप में यूज किया जा सकता है। सन 1940 ईस्वी में बीएचसी का मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, जिसको हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली और व्यापक स्पेक्ट्रम वाला कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था। मतलब बहुत प्रभावशाली कीटनाशक के रूप में इसको विकसित किया गया था। कब? सन 1940 ईस्वी में किया गया था। यह कई रोग और कीट और खरपतवार को नियंत्रित करने में प्रभावी था। ठीक है, ये जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है ना, यह कई रोगों से भी लड़ सकता था, कई रोगों को ख़त्म करता था, कई कीटों को और कई खरपतवारों को। इसके लिए यह किसानों में काफ़ी व्यापक हो गया और किसान इससे काफ़ी लोकप्रिय हो गया, पसंद करने लगे। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी थे, इसके कुछ जोखिम भी थे, जिसके कारण सन 1980 ईस्वी के दशक में कई देशों में इसे प्रतिबंधित कर दिया। कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर इस बीएचसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बीएचसी क्या है, अभी इसके बारे में और भी है, लेकिन इतना क्या है मैंने बताया, समझिएगा। बीएचसी क्या है? तो बीएचसी का पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हेक्साक्लोरोबेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि एक समय में एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सन 1940 ईस्वी में बीएचसी को एक शक्तिशाली और व्यापक स्पेक्ट्रम वाला कीटनाशक के रूप में विकसित किया गया था। यह कई कीट, रोग और खरपतवारों को नियंत्रित करने में प्रभावी था, जिससे किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गया। बीएचसी से कई नुकसान भी होते थे जिसके कारण सन 1980 के दशक में इसे कई देशों में प्रतिबंधित कर दिया गया, बैन कर दिया गया। आगे देखते हैं इसके बारे में। बीएचसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। तो यह एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है जो एक समय में एक ही कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जो बीएचसी है यह एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन था जो कि एक समय में एक ही कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बीएचसी का उपयोग मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक था। ये जो बीएचसी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसका उपयोग मानव के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक था। आगे बीएचसी के कारण न्यूरोलॉजिकल और जिगर की, मतलब दिल की जो समस्या थी ऐसी, और कैंसर का खतरा उत्पन्न होता था, और प्रजनन की जो क्षमता उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, जिसके कारण इसे कुछ देशों में बैन कर दिया गया। ठीक है, बीएचसी के कारण न्यूरोलॉजिकल समस्या, जिगर मतलब धड़कन की समस्या, कैंसर का खतरा बढ़ जाता था और प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था, जिससे इसको कई देशों में बैन कर दिया गया। बीएचसी मिट्टी और पानी में जमा हो जाता है, जिससे जली बिलियन और वनस्पतियों को भी नुकसान होता था। बीएचसी का उपयोग खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर सकता था, जिससे जंगली जानवरों को खतरा होता था। बीएचसी का उपयोग आजकल बहुत कम किया जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान भी थे, जो कि मैंने बता दिया। और यह पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्दी मैं बोल रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं। आज एग्जाम अभी बहुत 5 सब्जेक्ट टोटल वीडियो बनाना है, 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को पता ही है। इस वीडियो पर 30 लाइक करेंगे तो इसका 6वां वीडियो रहेगा, और जल्दी से 30 लाइक कर देंगे तो इसके बाद भी बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा भैया, बहुत मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट खोजने में। आगे देखेंगे इसका गुण, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा था बीएचसी के कीटनाशक गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका गुण देखते हैं। पहला, विषाक्तता। तो कीटनाशक तो भाई इसके अंदर विष तो होगा, विष पाने के गुण तो होगा ही। तो बीएचसी विभिन्न प्रकार कीटों के लिए विषाक्त होता है, जिनमें शामिल होता है जैसे कृषि में पाए जाने वाले कीट हो गया, धान की पत्ती का रोलर हो गया, सुंडी हो गया, टिड्डी हो गया, मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गई, और अन्य जो भी कीट पाए जाते हैं उनके लिए यह क्या करता था, विष फैलाकर उनको मार देता था। ठीक है, आगे भंडारण वाले कीटों के लिए भी यह रोकथाम करता था। ठीक है, यह गोदाम के कीट, चूहे और अन्य
कीट जो है उनको मारता था। घरेलू कीट मच्छर, मक्खी, तिलचट्टा और अन्य कीटों को भी मारने के लिए बीएचसी का यूज किया जाता था। आगे कीटनाशी क्रिया का तरीका, तो बीएचसी कीटों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके काम करता था। ठीक है, बीएचसी जो है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यह जो कीट होते हैं उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उनको नुकसान पहुंचाता था। यह उनके तंत्रिका तंत्र में आवेगों को बाधित कर देता था। जो आवेग हो रहा है खून उनका, उनको रोक देता था, जिससे लकवा और मृत्यु हो सकती थी। आगे कीट प्रतिरोध, तो बीएचसी के बार बार उपयोग के कारण कुछ कीटों में प्रतिरोध विकसित हो गया था। आगे अवशिष्ट प्रभाव, तो बीएचसी में मिट्टी और पानी में लंबे समय तक बने रहने की क्षमता होती है, जिससे पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। तो यह पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो था वह कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। आगे हम लोग आ गए अब दूसरे क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? दूसरे क्वेश्चन पे। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन है पेस्टिसाइड फार्मूलेशन या कीटनाशक फार्मूलेशन से आप क्या समझते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कीटनाशक फार्मूलेशन क्या होता है? तो कीटनाशक फार्मूलेशन का मतलब होता है कीटनाशक के उपयोग में आसान और प्रभावी बनाने के लिए अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करना। ठीक है, कीटनाशक फार्मूलेशन का मतलब क्या होता है? जो कीटनाशक है उसको, उसके उपयोग को आसान बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए कुछ अन्य पदार्थ, अलग से पदार्थ के साथ उसको मिला देना। ठीक है, कीटनाशक फार्मूलेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई कीटनाशी है, ठीक है, उसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए और उसको आसान बनाने के लिए क्या करेंगे? किसी और अन्य पदार्थ को उसमें मिला देंगे, जिसको बोले कीटनाशक फार्मूलेशन। ठीक है, यह विज्ञान विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है ताकि कीटनाशक को लक्षित क्षेत्र तक पहुँचाया जा सके, कीटों को नष्ट किया जा सके और पर्यावरण को नुकसान कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो यह कीटनाशक फार्मूलेशन था। कीटनाशक फार्मूलेशन मतलब समझ में आया ना क्या होता है? जैसे एक कीटनाशक है, ठीक है, मान लीजिए आपका कीटनाशक है, इसको क्या करेंगे? इसको आसान बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए इसमें कोई और पदार्थ मिला देंगे, तो इस मिलाने की प्रक्रिया को कीटनाशक फार्मूलेशन बोला जाता है, जो कि इसको इसलिए किया जाता है ताकि कीटों की संख्या को कम से कम किया जा सके और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। कीटनाशक फार्मूलेशन के मुख्य 3 घटक होते हैं। ठीक है, इसके 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से इसके घटक होते हैं? चलिए घटक के बारे में देख लेते हैं। तो पहला होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, या सक्रिय तत्व। हिंदी में देखिएगा भाई, मज़ा मत लीजिएगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो कीटनाशक फार्मूलेशन के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला सक्रिय तत्व। तो सक्रिय तत्व क्या होता है? तो यह कीटनाशक का मुख्य घटक होता है जो कीटों को मारता है या नियंत्रित करता है। ठीक है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यह क्या करता है? यह कीटनाशक का मुख्य घटक होता है जो कीटों को मारता भी और नियंत्रित भी करता है, मतलब सक्रिय तत्व होता है। दूसरा इसका घटक है वाहक, कैरियर। यह द्रव्य होता है जो कि सक्रिय तत्वों को फैलाता और वितरित करता है। ठीक है, अभी तीनों एक साथ बताएंगे तो समझ में आ जाएगा तीनों। ठीक है, तीसरा क्या? अन्य घटक। इसमें उपसर्जक, घुलनशीलता बढ़ाने वाले एजेंट, संरक्षक और रंग और गंध शामिल होता है। ठीक है, तो ये 3 इसके कंपोनेंट होते हैं, 3 इसके घटक होते हैं किसी कीटनाशक फार्मूलेशन के, जिसमें पहला सक्रिय तत्व होता है जो क्या करता है? यह कीटों को मारता है या नियंत्रित करता है। दूसरा वाहक होता है, यह क्या करता है? यह द्रव्य जो होता है उसको कीटों तक पहुंचाता है, फैलाता है, वितरित करता है। उसके बाद अन्य घटक में बायो एजेंट विभिन्न प्रकार के आते हैं जो कि कीटों तक पहुंचाते हैं इसके गंध को या इसके कुछ कण को। ठीक है, तो यह था कीटनाशक फार्मूलेशन का कंपोनेंट। आगे इसका प्रकार देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोलते चला जा रहा हूँ। इसका पदार्थ, तो इसको मुख्य दो भागों में बांटा गया। पहला तरल फार्मूलेशन जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके बारे में, और दूसरा होता है ठोस के रूप में। तो दोनों को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लिक्विड फार्मूलेशन। तो स्प्रे, लिक्विड फार्मूलेशन में क्या होता है? पहला स्प्रे है। ठीक है, स्प्रे, तो ये सबसे आसान प्रकार का कीटनाशक फार्मूलेशन होता है। दूसरा है इमल्सन। तो ये सूक्ष्म तेल की बूंदों का पानी में मिश्रण होता है। ठीक है, जो तेल की सूक्ष्म बूंदी होती है, कुछ बूंदी होती है, उनका पानी में मिश्रण होता है। आगे सस्पेंशन, तो ये ठोस कणों का पानी में मिश्रण होता है। सस्पेंशन मतलब क्या होता है? ठोस कणों का पानी में मिश्रण होता है। तो तरल फार्मूलेशन जो होता है, लिक्विड फार्मूलेशन, इसको 3 भागों में बांटा गया, स्प्रे, इमल्सन और सस्पेंशन। आगे ठोस फार्मूलेशन, सॉलिड फार्मूलेशन। तो इसमें बैट होता है, ग्रेन्यूल होता है, पाउडर होता है। बैट क्या होता है? तो ये वह खाद्य पदार्थ होते हैं जो सक्रिय तत्व मिले हुए होते हैं। ठीक है, और ग्रेन्यूल क्या होता है? तो ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें सक्रिय तत्व मिला होता है। और तीसरा पाउडर, तो ये सूखे पदार्थ होते हैं जिनमें सक्रिय तत्व मिला होता है। तो ये विभिन्न प्रकार थे इनके। इसका देखते हैं, इसका चुनाव करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कीटनाशक फार्मूलेशन का चुनाव करते समय कीट किस प्रजाति का इसका चुनाव करना चाहिए, कौन सी फसल इसका ध्यान देना चाहिए, उपयोग की कौन सी विधि का यूज करें उसका भी ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण की परिस्थितियों को, कोई पर्यावरण पर मतलब कोई परिस्थिति, पर्यावरण पर कोई प्रभाव न पड़े, पर्यावरण की स्थिति कैसी हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और किसानों को इसकी प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो ये था कीटनाशक फार्मूलेशन
तो जब आप चयन कर रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। आगे DDT, अगला क्वेश्चन है DDT से आप क्या समझते हैं, उनके रासायनिक गुण बताइए। तो DDT का बहुत लोग नाम सुने होंगे, लेकिन लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो पूरी अच्छी तरीके से नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो DDT का पूरा नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन यहाँ पर लिखा हुआ है। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ठीक है। तो DDT का ये पूरा नाम होता है। यह एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें भी क्लोरीन पाया जाता है। यहाँ पर डाइक्लोरो आप लोग देख सकते हैं, तो यह भी क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है। जहाँ पर भी आप लोगों को डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इस प्रकार से कोई भी क्लोरो आदि आए तो वहाँ पर आप लोग एक पॉइंट बढ़ा दीजिएगा कि यह क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि सन 1940 के दशक से 1970 तक के दशक तक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। DDT को 1940 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह बहुत ही प्रभावी कीटनाशक था और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, ठीक है। यह जो DDT है, DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, यह एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि 1940 से 1970 तक प्रमुख कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह प्रभावी कीटनाशक तो है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता था, जिसमें मक्खी, टिड्डी, सुंडी और अन्य कीट शामिल थे। लेकिन इससे भी कुछ नुकसान होता था, जिसके कारण इसको बैन कर दिया गया। अभी आगे देखेंगे। इसका रासायनिक गुण देख लेते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है DDT का, तो इसका रासायनिक सूत्र देखिएगा C14H9Cl5, ठीक है, C14 C14 H9 C15 सॉरी Cl5। तो यह इसका क्या है, रासायनिक सूत्र है किसका, तो DDT का। इसका आणविक भार कितना है, तो 354.49 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। आगे है मोल मतलब मॉलिक्यूल मतलब अणु, ठीक है, 354.49 ग्राम एक अणु होता है इसका, ठीक है। आगे भौतिक अवस्था, तो यह कमरे के तापमान पर ठोस रहता है। इसका गलनांक 109 डिग्री सेल्सियस है और इसका जो उबलनांक है, द्रवनांक बोल सकते हैं, वो 332 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो यह इसका रासायनिक, हम लोग रासायनिक गुण देख रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, रासायनिक गुण। इसका घुलनशीलता की बात करें तो यह पानी में अघुलनशील होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील होता है। विषाक्तता की बात करें तो अत्यधिक विषाक्त होता है, मानव और जानवर दोनों के लिए यह अधिक विषाक्त होता है, ठीक है। तो ये DDT का आणविक गुण था, रासायनिक गुण था, रासायनिक सूत्र C14H9Cl5, आणविक भार 354.49 ग्राम प्रति मॉलिक्यूल। भौतिक अवस्था कमरे के तापमान पर ठोस रहता है, गलनांक 109 डिग्री सेल्सियस, उबलनांक 332 डिग्री सेल्सियस, पानी में घुलनशील, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील। विषाक्तता मतलब अधिक विष पाया जाता है, जानवर मानव मनुष्य दोनों के लिए। इसका उपयोग देखते हैं तो कृषि में इसका उपयोग, तो कृषि में DDT का उपयोग फसलों को कीटों से बचाने के लिए किया जाता था, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, तो DDT का उपयोग मच्छरों और अन्य वाहक रोग कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था, जिससे मलेरिया टाइप। तो देखिए यहाँ पर कॉमन वाला आ गया है। तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो DDT है, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कीटों को मारने के लिए किया जाता था, ठीक है। इसके उपयोग का प्रतिबद्ध देखते हैं तो DDT के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव के कारण सन 1970 ईस्वी में इसको भी कई देशों में बैन कर दिया गया। और जो मैंने इससे पहले बताया था BHC, ठीक है, BHC का पूरा नाम क्या था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसको कब बैन किया गया था, इसको बैन किया गया था 1980 में, और इसको कब बैन कर दिया गया, 1970 में ही बैन कर दिया गया, ठीक है। यह कब से कब तक चला, 1940 से 1970 तक। हुआ कब से कब तक चला था, 1940 से लेकर 1980 तक। 1980 में उसे कुछ देशों में बैन किया गया और इसे 1970 में कुछ देशों में बैन कर दिया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फास्फेटिक फर्टिलाइजर क्या है या फास्फेटिक उर्वरक क्या होता है, ठीक है। तो फास्फेटिक उर्वरक क्या होता है, जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उसको बोल सकते हैं। तो फास्फेटिक उर्वरक एक प्रकार का खाद होता है। अच्छा, मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया था कि जो एग्रोकेमिकल होता है वह क्या होता है, एग्रोकेमिकल का टाइप आप लोगों से कुछ लोग नहीं देखे होंगे। उसमें एक देखिए, जो इसका टाइप है, 2 प्रकार के एग्रोकेमिकल पाए जाते हैं। एक क्या होता है, एक होता है जिसको डालने से ही इसकी वृद्धि होती है और इसको लाभ पहुंचता है। दूसरा कौन सा होता है केमिकल, तो दूसरा वह होता है जिससे हम लोग पौधों को बचाते हैं, जैसे बायोपेस्टिसाइड हो गया, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रसायन जिनसे हम लोग कीटों को मारते हैं और रोगों से बचाते हैं, वह अलग कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे यूरिया, डाई, पोटास, ये सब किस में आ जाएगा, ये सब उर्वरक वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उर्वरक वाला देख रहे हैं, दूसरा टाइप जिससे हमारे पौधे को विभिन्न प्रकार का लाभ होता है, पौधा हरा भरा रहता है, देखने में अच्छा लगता है, वृद्धि करता है, विकास करता है, उसको देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा टाइप वाला है, समझिएगा, फास्फेटिक उर्वरक। तो यह एक प्रकार का खाद होता है जो कि मिट्टी में फास्फोरस नामक आवश्यक पोषक तत्वों को जोड़ता है। मिट्टी में 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 17 पोषक तत्वों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिएगा। और उन्हीं 17 पोषक तत्वों में से एक फास्फोरस है, जिसका उपयोग मिट्टी में जोड़ने के लिए किया जाता था, ठीक है।
तो फास्फेटिक उर्वरक एक प्रकार का खाद होता है जो कि मिट्टी में फास्फोरस नामक आवश्यक पोषक तत्वों को जोड़ता है। पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए फास्फोरस जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फास्फेटिक उर्वरकों का लाभ देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे फास्फेटिक उर्वरक कौन कौन से हैं। तो इसका लाभ है कि यह पौधे की जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ठीक है, यह क्या करता है, पौधे की जड़ की वृद्धि को बढ़ावा देता है, फल फूल और बीज उत्पादन को बढ़ाता है, पौधों को रोगों से लड़ने में मदद करता है, पौधे को परिपक्व होने लगने में समय को कम कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फास्फोरस होता है, इसका लाभ होता है। आगे देखते हैं अब इसके बारे में, फास्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में। तो फास्फोरस पौधों द्वारा H2PO4 के रूप में लिया जाता है। ठीक है, H2PO4 को हाइड्रोजन फास्फेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन फास्फेट। तो फास्फोरस जो होता है यह पौधों द्वारा हाइड्रोजन फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। एक की पॉइंट आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखिएगा कि जो पौधे होते हैं वह फास्फोरस को किस रूप में लेते हैं। तो पौधे जो होते हैं फास्फोरस को हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं, हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में लेते हैं, जिसको H2PO4 के पावर -4 के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो पौधे किसके रूप में लेते हैं, हाइड्रोजन फास्फेट के। यहाँ पर आप लोग इसको काट कर हाइड्रोजन फास्फेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक। जल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक, तो इसमें कौन कौन से उर्वरक आते हैं, तो इसमें फास्फोरस जल विलेय मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो फास्फोरस होता है वह जल में विलेय मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट आ जाता है, ट्रिपल सुपर फास्फेट आ जाता है, डाई अमोनियम फास्फेट आ जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के फास्फेट जो है जल विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक में आ जाते हैं। ठीक है, जो कि पहला प्रकार था। आगे देखेंगे इसका प्रकार। समझ में आया ना, मैंने क्या यहाँ पर बताया, मैंने आप लोगों को बताया कि जो फास्फोरस पौधे लेते हैं वह H2PO4 के रूप में लेते हैं, मतलब हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में लेते हैं। ये कई प्रकार का होता है, जिसमें पहला जल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक, इसमें फास्फोरस जल विलेय मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है, जिससे सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, ट्रिपल सुपर फास्फेट हो गया, डाई अमोनियम फास्फेट हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा है साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक। ठीक है, साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक, तो ये साइट्रिक अम्ल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, यह ऐसे फास्फेट उर्वरक होते हैं जो कि जल में अविलेय होते हैं। ठीक है, लेकिन साइट्रिक अम्ल में विलेय होते हैं। ठीक है, ये साइट्रिक अम्ल में विलेय होते हैं परंतु जल में अविलेय होते हैं। इसमें फास्फोरस HPO4 के पावर -2 के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे मैंने -4 बता दिया था, तो आप 2 समझिएगा। तो इसको भी हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में जाना जाता है, इसको भी हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पहला टाइप मैंने आप लोगों को बताया था जल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक, जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट आता था। दूसरा मैंने बताया साइट्रिक अम्ल में विलेय फास्फेट युक्त उर्वरक, जिसमें जो कि साइट्रिक अम्ल में विलेय होता है परंतु जल में अविलेय होता है। इसमें भी जो फास्फोरस होता है वह हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, जो कि डाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में संयुक्त रहता है। ठीक है, जो कि डाई कैल्शियम फास्फेट के रूप में संयुक्त रहता है। तीसरा है अविलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक। अविलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक, तो इस वर्ग के जो उर्वरक होते हैं जिनका फास्फोरस न तो जल में पुनः घुलनशील होता है, मतलब जल्दी से घुलनशील होता है, न तो साइट्रिक अम्ल में विलेय होता है। ठीक है, अविलेय फास्फोरस युक्त उर्वरक वह उर्वरक होते हैं जो कि न तो जल में घुलनशील होते हैं, जल्दी से घुलते हैं, न तो साइट्रिक अम्ल में ही जल्दी से घुलते हैं। यह केवल खनिज अम्लों में घुलनशील होते हैं। कहाँ पर घुलनशील होते हैं, खनिज अम्ल जो होते हैं उनमें घुलनशील होते हैं। इसमें हड्डी का चूरा आता है और रॉक फास्फेट आता है। ठीक है, रॉक फास्फेट भी इसी में आ जाता है। और आगे है आखिरी DAP, तो यह प्रमुख फास्फेटिक उर्वरक है। इसमें फास्फोरस 46% पाया जाता है। इसमें भी फास्फोरस जो होता है हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन 18% पाया जाता है और यह प्राथमिक तत्व होता है। ठीक है, यह क्या होता है, प्राथमिक तत्व होता है। तो यह था फास्फेटिक उर्वरक के बारे में। मैंने आप लोगों को 3 बताए प्रकार। पहला मैंने बताया जल में विलेय फास्फेटिक उर्वरक, दूसरा साइट्रिक अम्ल में विलेय और तीसरा अविलेय। जो जल में विलेय था वह क्या था, वह जल में विलेय मोनोकैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता था, और जो जिसमें सिंगल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट आता था। और दूसरा मैंने बताया साइट्रिक अम्ल में विलेय, तो यह जो था साइट्रिक अम्ल में सिर्फ विलेय होता है, जल में विलेय नहीं होता है। और तीसरा मैंने बताया अविलेय फास्फेटिक उर्वरक, जो कि न तो जल में होगा न तो साइट्रिक अम्ल में होगा। यह कहाँ पर, यह किस में होता है, तो यह खनिज अम्ल में घुलनशील होता है। ठीक है, और पहले लास्ट वाला मैंने बताया DAP, तो DAP के बारे में मैंने बताया कि यह फास्फेटिक उर्वरक होता है, जिसमें फास्फोरस 46% पाया जाता है। फास्फोरस इसमें भी हाइड्रोजन फास्फेट के रूप में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन 18% पाया जाता है और यह प्राथमिक तत्व होता है। आगे देखेंगे अगला और लास्ट क्वेश्चन।
बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में। बोर्डेक्स मिक्सचर के बारे में जानेंगे। बोर्डेक्स मिक्सचर क्या है? तो बोर्डेक्स मिक्सचर एक फफूंदनाशी है, फंगिसाइड है, जो कि तांबे के सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट और चूने के मिश्रण से बनता है। ठीक है, बोर्डेक्स मिश्रण जो होता है फंगिसाइड और कॉपर सल्फेट और चूने के जो बोर्डो मिश्रण होता है, यह एक फफूंदनाशी होता है जो कि कॉपर सल्फेट और चूने के मिश्रण से बनता है। 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में इसको विकसित किया गया था, जिसको अंगूर की बेलों में डाउनी मिल्ड्यू जैसे फफूंद रोगों से बचाने के लिए उपयोग किया गया था। ठीक है, तो बोर्डो मिश्रण कोई पूछ दिया तो क्या होता था, आप क्या बताएंगे? बोर्डो मिश्रण वह मिश्रण होता है या वह फफूंदनाशी होता है जिसको कॉपर सल्फेट और चूने के मिश्रण से बनाया जाता है, जिसको 19वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस में विकसित किया गया था। सबसे पहले इसको अंगूर की बेलों को डाउनी मिल्ड्यू जैसे फफूंदनाशी रोगों से बचाने के लिए किया गया था। यह कैसे काम करता है? तो यह तांबे के सल्फेट या कॉपर सल्फेट में फफूंद कोशिकाओं को नष्ट करने की क्षमता होती है, और चूना जो होता है, चूना का मिश्रण जो होता है वह अधिक क्षारीय होता है, जो कि फफूंद के विकास को रोकने में मदद करता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या करता है? कॉपर सल्फेट फफूंद कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करता है, और जो लाइम होता है, जो चूने का मिश्रण होता है, यह एल्कलाइन बनाता है, जो कि फफूंद के विकास को रोकने में मदद करता है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो अंगूर की बेलों को डाउनी मिल्ड्यू, फफूंद और अन्य रोगों से बचाने के लिए इसका यूज किया गया था। फलों के पेड़ों को स्क्वेब ब्लाइट और अन्य फफूंद रोगों से बचाने के लिए, सब्जियों का फफूंद रोगों से बचाने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे है इसके बनाने की विधि। तो इसके लिए तांबे के सल्फेट को या कॉपर सल्फेट को गर्म पानी में घोल लें, और उसके बाद चूने को अलग बर्तन में गर्म पानी में घोल लें। तांबे या कॉपर सल्फेट के घोल को धीरे धीरे चूने के घोल में डालें, लगातार हिलाते रहें। ठीक है, उसको जब डाल रहे हैं चूने के पानी में तो लगातार उसको हिलाते रहें, और मिश्रण को ठंडा होने दें और उपयोग करने से पहले छान लें। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। बनाने की विधि पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। और उम्मीद करते हैं जो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।